Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Human Development Index. तो हम जानेंगे Human Development Index के बारे में. The SDI is a composite statistical measures created by the United Nations Development Program to evaluate and compare the level of human development in different regions around the world. तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कंपोजिट स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जिसको क्रिएट किया गया है किनके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ताकि इवेलुएट किया जा सके और कंपेयर किया जा सके जो लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का अलग अलग रीजन में अराउंड द वर्ल्ड के. It was introduced in 1990 as an alternative to conventional economic measures such as gross domestic product, which do not consider the broader aspect of human development. और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 पे एक अल्टरनेटिव के तौर पे कन्वेंशनल इकोनॉमिक मेजर्स के, जैसे कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव के तौर पे, क्योंकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ये नहीं कंसीडर कर रहा था ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स असेसेस अ कंट्री एवरेज अकम्प्लिशमेंट इन 3 एस्पेक्ट: a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. जो आपका HDI है ये असेस करता है कंट्री के एवरेज अकम्प्लिशमेंट को 3 एस्पेक्ट के ऊपर. वो एस्पेक्ट क्या क्या है? तो पहला है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021-22 का, अकॉर्डिंग टू HDR ऑफ 2021-22 इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्री बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका. जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021-22 का, इंडिया का जो रैंक है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज पे, यानी काफी ज्यादा पीछे है. इंडिया जो है बांग्लादेश जिसका रैंक 129 है, बांग्लादेश से भी पीछे है. इवन श्रीलंका जिसका रैंक 73 है उससे भी पीछे है. तो आप इससे लॉजिकली समझ सकते होंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो कितना ज्यादा बायस्ड होगा. The HDI score range from 0 to 1 with higher value indicating higher level of human development. और जो HDI का स्कोर है वो रेंज करता है 0 से 1 पे. हायर वैल्यू का मतलब होता है हायर लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट का. The sub-national HDI in India showed that while some states have made considerable progress, others continue to struggle. Delhi occupied the top spot and Bihar occupied the bottom spot. ये जो सब नेशनल HDI है भारत का, ये दर्शाता है कि जो कुछ स्टेट है उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है जबकि कुछ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं. जैसे कि दिल्ली जो है वो ऑक्युपाई करता है टॉप पोजीशन को, जबकि बिहार ऑक्युपाई करता है बॉटम स्पॉट को. द 5 स्टेट विद द हाईएस्ट HDI स्कोर आर दिल्ली, गोवा, केरला, सिक्किम एंड चंडीगढ़. 19 states are classified as high human development state, while bottom 5 states are Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Assam with medium level of human development. जो 5 स्टेट है जहां पे हाईएस्ट HDI स्कोर है आपका वो कौन कौन से है, तो इंपॉर्टेंट है दिल्ली, गोवा, केरला, सिक्किम एंड चंडीगढ़. 19 स्टेट जिनको की क्लासिफाई किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेट के तौर पे, जबकि बॉटम 5 स्टेट कौन से है, तो ये भी बॉटम और टॉप आपको याद होना चाहिए. तो बॉटम 5 स्टेट है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम, जहां पर मीडियम लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का. रीजन फॉर वाइड डिस्पैरिटी, क्या रीजन है जो इतना ज्यादा डिस्पैरिटी है? इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. द टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड ओवर 77% ऑफ द वेल्थ. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत में. जो टॉप 10% है भारत के पॉपुलेशन के वो होल्ड करते हैं 77% वेल्थ का. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेसिक एम्यूनिटीज रिमेन ए कॉन्स्टेंट. जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और जो बेसिक एम्यूनिटीज है ये अभी भी एक चिंता का विषय है. नॉट प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट अलोंग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ. और जो प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये एक इश्यू है. इंप्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी सोशल सर्विस, एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज. इंप्रूव करना होगा जो एक्सेस टू सोशल क्वालिटी सर्विस है, एड्रेस करना होगा इन्वायरमेंटल चैलेंज को भी. और इंडिया को प्रायोरिटाइज करना होगा इन्वेस्टमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और जॉब क्रिएशन पे फोकस करना होगा. स्पेशली फोकस यूथ के ऊपर होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इंडिया शुगर शिपमेंट टू द वर्ल्ड आर सर्जिंग. किस तरीके से जो भारत का शुगर शिपमेंट है वर्ल्ड के लिए सर्च कर रहा है, तो हम जानेंगे. डाटा के बारे में भी से रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड नंबर 2 इन शुगर एक्सपोर्ट बिहाइंड ओनली ब्राजील. भारत जो है वो वर्ल्ड का दूसरा नंबर पर पहुंच गया है शुगर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो. इंडिया से ज्यादा जो है सिर्फ शुगर एक्सपोर्ट ब्राजील ही कर रहा है. इंडिया एक्सपोर्ट इन 2016-17 was 0.46 lakh ton. It now increased to 110 lakh ton by 2021-22. इंडिया जो शुगर एक्सपोर्ट कर रहा था वो 0.5 लाख टन था, जो कि वो बढ़ के अब आपका 110 लाख टन हो गया 2011-21-22 पे. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर. इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, साथ साथ कंज्यूमर भी है शुगर का.
इंपोर्टर ऑफ इंडियन रॉ शुगर, कौन से कंट्री जो कि इंपोर्टर है इंडियन रॉ शुगर के, तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इनके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री है। टाइप्स ऑफ शुगर, जो टाइप है शुगर का, तो रॉ ब्राउन शुगर, रॉ शुगर इज व्हाट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जूस ऑब्टेन फ्रॉम क्रशिंग ऑफ कैन। दिस शुगर इज रफ एंड ब्राउनिश इन कलर। जो रॉ ब्राउन शुगर होता है, रॉ शुगर जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पहले क्रिस्टलाइजेशन के बाद जूस को, जिसको ऑब्टेन किया जाता है क्रश करके कैन को, ये जो शुगर होता है ये रफ होता है और ब्राउनिश होता है कलर पे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुगर ट्रेड इज इन रॉ एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क वेसल एंड रिक्वायर्स नो बैगिंग और कंटरनलाइजेशन। और ज्यादातर जो वर्ल्ड का शुगर का ट्रेड होता है वो रॉ पे होता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बल्क वेसल पे, इसके लिए बैगिंग या कंटेनराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। टिल 2017-18 इंडिया हार्डली एक्सपोर्टेड एनी रॉ शुगर। और 2017-18 तक इंडिया जो था बहुत ही कम ही एक्सपोर्ट करता था रॉ शुगर को। रिफाइंड व्हाइट शुगर, रॉ शुगर आफ्टर बीइंग प्रोसेस इन रिफाइनरी फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डीकलराइजेशन। और जो आपका रिफाइंड व्हाइट शुगर है, रॉ शुगर जिसको प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरी पे, रिमूव किया जाता है इम्प्योरिटीज को और डीकलराइजेशन किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इंडियन रॉ शुगर इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्या एडवांटेज है इंडियन रॉ शुगर का इंटरनेशनल मार्केट में? Seasonal advantage. India's crushing is from October to April, whereas Brazil mill operate from April to November. Hence, importers are utilizing Indian raw sugar during Brazil off season. तो भारत को सीजनल एडवांटेज है, इंडिया जो है वो क्रश करता है अक्टूबर से अप्रैल के दौरान, जबकि ब्राजील का मिल ऑपरेट करता है अप्रैल से नवंबर के दौरान। इस कारण इंपोर्टर जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं इंडियन रॉ शुगर को जब ब्राजील ऑफ सीजन होता है। तो फ्राइट कॉस्ट सेविंग, इंडिया इज मच क्लोजर टू इट्स मेजर शुगर इंपोर्टर कंपेयर टू ब्राजील एंड देयरफॉर लेस फ्राइट कॉस्ट। इंडिया जो है वो काफी ज्यादा क्लोजर है ज्यादातर जो शुगर इंपोर्टर कंट्रीज है उनके, अगर हम कंपेयर करें ब्राजील से, तो इस कारण जो फ्राइट कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम हो जाता है। इंडियन शुगर इज फ्री ऑफ डेक्सट्रेन, भारतीय शुगर जो है वो फ्री है डेक्सट्रेन से। डेक्सट्रेन इज अ बैक्टीरियल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन शुगर कैन स्टे इन द सन फॉर टू लॉन्ग आफ्टर हार्वेस्टिंग। डेक्सट्रेन एक बैक्टीरियल कंपाउंड होता है जो कि तब बनता है जब शुगर कैन ज्यादा लंबे समय के लिए सन के पास रह जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो भी इंडिया में नहीं होता है। इंडियन रॉ शुगर हैज नो डेक्सट्रेन, इंडिया का जो रॉ शुगर है उसमें कोई डेक्सट्रेन नहीं होता है क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रेश कैन से, जिसको क्रश किया जाता है 12 से 24 आवर्स के अंदर ही हार्वेस्टिंग के। अगर हम कंपेयर करें तो ब्राजील में 48 आवर्स और उससे अधिक होता है, जबकि भारत में 12 से 24 घंटा के अंदर हो जाता है, इस कारण ये नहीं मिलता है। इंडिया शुगर हैज हाइयर परसेंटेज ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट, और जो भारत का शुगर है उसमें हाइयर परसेंट है सुक्रोज का। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर हाइयर शुगर प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे टू शुगर कैन फार्मर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर कैन। जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है एफआरपी, ये मिनिमम प्राइस होता है जो कि शुगर मिल्स को पे करना होगा शुगर कैन फार्मर को प्रोक्योर करने के लिए शुगर कैन को। State advice price, although the central government decide the FRP, the state government can also set a state advice price that sugar mill has to pay to the farmer. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं FRP को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस को जो कि शुगर मिल को पैक करना होगा फार्मर को। इंकरेजिंग इथेनॉल प्रोडक्शन टू बी यूज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम, इंकरेज किया जा रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन को ताकि इसका उपयोग किया जा सके इथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल प्रोग्राम में। स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग, स्कीम चलाया जा रहा है ताकि एक्सटेंड किया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस को शुगर अंडरटेकिंग के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, जो आपका नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के लिए वो भी कंसर्न, लेकिन क्या है शुगर को लेके, लोअर स्टॉक, लोअर प्रोडक्शन एंड कंसर्न अबाउट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड फूड इन्फ्लेशन हैव लेड द गवर्नमेंट टू कैप इंडियाज एक्सपोर्ट इन द करेंट शुगर ईयर। हाउएवर वंस द ओवरसीज मार्केट आर लॉस्ट दे आर नॉट इजी टू रिगेन। जो स्टॉक की कमी है, जो प्रोडक्शन और कंसर्न है डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को लेके और फूड इन्फ्लेशन को लेके, जिसके कारण गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया इंडिया के एक्सपोर्ट को लेके करेंट शुगर ईयर के लिए। लेकिन एक बार जब ओवरसीज मार्केट लॉस हो जाता है तो फिर से रिगेन करना काफी मुश्किल होता है। कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो जो रंगाराजन कमेटी था 2012 का, उसने रिकमेंड किया था एबोलिशन ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ शुगर, दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय अप्रोप्रिएट टैरिफ। रंगाराजन कमेटी जो था 2012 का, इसने रिकमेंड किया था कि एबोलिश करना चाहिए जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर शुगर का, इसके जगह पे इसको रिप्लेस करके अप्रोप्रिएट टैरिफ होना चाहिए। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर कॉटन। तो शुगर इंडस्ट्री है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है भारत का कॉटन के बाद। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 50 मिलियन शुगर कैन फार्मर और अराउंड 5 लाख वर्कर जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है शुगर मिल्स पे।
ये आप देख सकते हैं जो बात किया गया था शुगर ईयर, रॉ शुगर, इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है लाख टन में 2016-17 में रॉ शुगर 0 था, वाइट शुगर 0.46 था और ये बढ़ के 2022-23 पे 19.13 हो गया रॉ शुगर, जबकि व्हाइट शुगर 30.91 हो गया। अब शुगर प्रोडक्शन जो है उसके बारे में भी हम ब्रीफली यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भारत है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है। शुगर कैन के बारे में जान लें तो टेम्परेचर जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर जो है ये आइडियल है। सॉइल टाइप तो डीप रिच लोमी सॉइल होना चाहिए। टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको रीअरेंज करने आ सकता है। तो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, देन कर्नाटक पे। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं दो मेजर एरियाज में प्रोडक्शन के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब नॉर्थ में और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साउथ में। साउथ इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो कि सुटेबल है हायर सुक्रस कंटेंट के लिए, जो कि इसको एक हायर यील्ड पर यूनिट एरिया देता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से। तो अब मेजर शुगर प्रोड्यूसर जो है कंट्रीज में हम बात करें तो इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीएमआर रिलीज गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन दी हेल्थ सेक्टर। आईसीएमआर ने रिलीज किया है गाइडलाइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जिसका उपयोग हो रहा है हेल्थ सेक्टर पे। तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। The Indian Council of Medical Research (ICMR) has released ethical guidelines for artificial intelligence in healthcare and biomedical research to guide the effective, safe development, deployment, adoption of artificial intelligence-based technology. जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, उन्होंने रिलीज किया है इथिकल गाइडलाइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, जो कि गाइड करेगा इफेक्टिव, सेफ डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, एडॉप्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए। बैकग्राउंड उसके समझते हैं पहले। इंडिया ने होस्ट किया फ्रेमवर्क को जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है वो हेल्थ केयर के साथ हो रहा है। ये इंक्लूड कर रहा है डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी फॉर लिबरलाइजिंग डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को, दिशा डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट दिशा को भी, और मेडिकल डिवाइस रूल 2017। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस had made inroad into every sector and healthcare is no exception। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने इनरोड किया हर एक सेक्टर पे और हेल्थ केयर जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं रह गया है। डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, थेरेप्यूटिक, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस एक्सेट्रा अमंग द रिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। और जो डायग्नोसिंग या स्क्रीनिंग है, थेरेप्यूटिक, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस एक्सेट्रा, ये सारे कुछ रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सेक्टर पे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते उनके डिसीजन के लिए जो कि वो लेता है। इस कारण इथिकली साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी जरूरी होती है ताकि गाइड किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। हाईलाइट किया इस गाइडलाइंस का, It outlined 10 key patient-centric ethical principles for artificial intelligence application in the health sector for all stakeholders involved। ये आउटलाइन कर रहा है कि 10 की पेशेंट सेंट्रिक इथिकल प्रिंसिपल होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के लिए हेल्थ सेक्टर पे, और ये सारे स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व होंगे उनके लिए होगा। These are accountability and liability, autonomy, data privacy, collaboration, risk minimization and safety, accessibility and equity, optimization of data quality, non-discrimination and fairness, validity and trustworthiness। और ये जो बात किया गया है वो क्या क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड लाइबिलिटी, ऑटोनॉमी, डाटा प्राइवेसी, कोलैबोरेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाटा क्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस, वैलिडिटी और ट्रस्टवर्थीनेस। ये जो इथिकल रिव्यू है प्रोसेस है ये आता है डोमेन में इथिकल कमिटी के, जो कि एसेस करता है बहुत सारे फैक्टर को, जो कि इंक्लूड करता है डाटा सोर्स, क्वालिटी, सेफ्टी, एनोमाइजेशन को भी। सिग्निफिकेंस क्या है इस गाइडलाइंस का? जो ऑटोनॉमी प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है ह्यूमन ओवरसाइज को फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अटेंड करना इन्फॉर्म कॉन्सेंट को पेशेंट का, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल रिस्क जो इन्वॉल्व है उसको बताना। इसका मकसद है रोकना अनइंटेंडेड या डेलिब्रेट मिसयूज को, या साइबर अटैक या मैंडेट बेनिफिट रिस्क असेसमेंट को इथिकल कमिटी के द्वारा। ये अंडरलाइन कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है रेगुलर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ऑप्टिमम फंक्शनिंग हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का। और ये एक्नॉलेज करता है जो वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी है अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि कम किया जा सके जो गैप है डिजिटल डिवाइड का। इसके अलावा जो वे अहेड हो सकता है तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है
जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन के लिए टेक्निकली साउंड है, इथिकली जस्टिफाइड और एप्लीकेबल किया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए इक्विटी एंड फेयरनेस के साथ। जो सारे स्टेक होल्डर है उनको फॉलो करना होगा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा यूजफुल बनाया जा सके, एक्सेप्टेबल बनाया जा सके यूजर्स के लिए और बेनिफिशियरी सबको हो सके इस टेक्नोलॉजी का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.